Very good evening to friends, my dear civil service aspirant. So all of you friends, आप सब लोगों को सेंटर स्टेट रिलेशंस की लेक्चर डिस्कस की जा रही है और पिछली 2 लेक्चर्स में हम सब ने मिलकर ये डिस्कस किया कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे डेवलप होते हैं और इनके पहले 2 फंक्शंस मैंने आपको डेवलपमेंट के डिफ़ाइन कर दिए, डिस्क्राइब कर दिए हैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स में। Legislative relations and executive relations. Now, third point is the financial relation between the center and states. So, friends, my dear CSC aspirants, फाइनेंशियल रिलेशंस डील्स करते हैं अंडर किसके कौन से आर्टिकल्स के? आर्टिकल 268 टू 293 इन पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ये डील करते हैं सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स को। कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे ये वर्कआउट होता है? एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर, एलोकेशन ऑफ टैक्सेशन पावर जो होती है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस किन एरियाज में किन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लीव करती है, इम्पोज करती है। पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू लीव टैक्सेस or impose taxes on those subjects which are enumerated in the union list. पार्लियामेंट के पास यानी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उन सब्जेक्ट के ऊपर टैक्स इम्पोज करती है जो यूनियन सब्जेक्ट में एन्यूमरेटेड हैं। नाउ द स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स के ऊपर टैक्स इम्पोज करती है जो स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर एन्यूमरेटेड होते हैं। Remaining the concurrent list, both parliament and the state government means union government and state legislatures can impose taxes on those subjects which are enumerated in concurrent list. ये नंबर 3 पे आती है। And the residuary power of taxation. What is the residuary power? रेजिड्यूअल पावर माय डियर सीएससी एस्पिरेंट वो पावर होती है जो किसी भी सब्जेक्ट में एन्यूमरेटेड नहीं होती है। वंस अगेन आई रिपीट इट, रेजिड्यूअल पावर वो पावर होती है जो जिस पावर्स के अकॉर्डिंग यानी इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन पावर होती है, पावर ऑफ इम्पोज टैक्सेस कैसे करना है, और वो टैक्स जो वो पावर ऑफ टैक्सेस जो होते हैं वो उन एरियाज पे लगाया जाता है, उन सब्जेक्ट्स पे लगाया जाता है जो ना यूनियन लिस्ट में और ना स्टेट लिस्ट में एन्यूमरेटेड होते हैं। इनके बियॉन्ड जो एरिया होता है उनके ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उसको हम रेजिड्यूअल पावर कहते हैं। और रेजिड्यूअल पावर जो होती है ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है। इट इज़ ओनली इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। और इस प्रोविजन के अंदर पार्लियामेंट टैक्स इम्पोज करता है किन किन एरियाज में? गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड थर्ड इज द एक्सपेंडिचर टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशन also draws a distinction between the center, distinction between the levy, distinction between the यानी किसके power to impose and collected tax and the power to appropriate the proceeds of taxes is so imposed and collected. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि फ्रेंड्स जैसे इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है, income tax is levied and collected by the centers. It is a direct taxes, ये सेंटर ही इम्पोज करता है और सेंटर ही इसको कलेक्ट करता है। बट इसकी जो प्रोसीड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, यानी इसकी जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, जो गवर्नमेंट के पास जो इनकम आता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एक बार मैं फिर से इसको दोबारा से समझाता हूँ। एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स यूनियन गवर्नमेंट इम्पोज करती है,
और यूनियन गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, बट इसकी जो प्रोसीड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सेंटर और स्टेट के बिटवीन में। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्लेस्ड द कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड की गई हैं टैक्सेशन पावर्स की। वो कौन कौन सी है? स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन किन किन एरियाज पे, किन किन सब्जेक्ट्स पे? प्रोफेशंस फर्स्ट, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स। इन एरियाज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकती है। Once again I repeat it, state legislature means state government can impose taxes on professions, trades, callings and employments, but the total amount of such taxes payable by any person should not exceed rupees 2500 per annum. Once again I repeated कि इस टैक्स का जो टोटल अमाउंट है वो हर एक आदमी को पे करना है और वो 2500 रुपीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर annum का। स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स जो होते हैं उनके ऊपर भी टैक्स इम्पोज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स। अदर देन न्यूज़पेपर्स की जो सेल्स एंड परचेज होती है उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती, बट ये पावर जो होती है, बट दिस पावर ऑफ स्टेट्स टू इम्पोज सेल टैक्स इज सब्जेक्टेड टू द 4 रिस्ट्रिक्शंस। ये जो इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस है स्टेट गवर्नमेंट की, ये रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये 4 रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती हैं। वो 4 रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड on the sale and purchase taking place outside the state। कौन कौन सा? फर्स्ट, नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन the sale and purchase taking place outside the state। Second, no tax can be imposed on the sale and purchase taking place in the course of import and export। Most important point। Third, no tax can be imposed on the sale or purchase taking place in the course of interstate trade and commerce। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स यानी स्टेट टू स्टेट ट्रेड या फिर कॉमर्स जो चलता है उनके ऊपर भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज a tax imposed on the sale and or purchase of goods declared by parliament to be of special importance in the interstate trade and commerce is subject to the restrictions and conditions specified by the parliament। इनके ऊपर कोई भी टैक्स इम्पोज करना इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पार्लियामेंट इस कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है और यहाँ पर जो भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी है या इनको फ्री ट्रेड इनके ऊपर टैक्स इम्पोज करना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती है, नॉट की स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्स ऑन द कंजप्शन और सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन से एरिया है? हम जो लाइट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा रही है CSE एस्पिरेंट, या इसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका जो हम किराया देते हैं यानी जो टैक्स हम भरते हैं, हमारे ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है ये यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और स्टेट गवर्नमेंट ही इसको इम्पोज करती है। बट नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ऑन द कंजप्शन but no tax can be imposed on the consumption and sale of electricity
sale of electricity which is consumed by the center are sold to the center। वो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने खुद से डेवलप नहीं की है, कोई डैम स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, और वो इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शनमेंट जो हुई है उस डैम की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, और सेंटर ही उसको राइट रख सकता है उसको सेल करने में, और उसको सेल करके पब्लिक में जो कंजप्शन होता है वहाँ पर, जो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, उनके ऊपर जो इम्पोज ऑफ टैक्सेस होते हैं, जो किराया लगाया जाता है, वो भी सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। उसकी मेंटेनेंस उसका सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेयर करता है। नेक्स्ट इज consumption in the constructions or maintenance or operations of any railway by the center or by the concerned railway company are sold to the centers। स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स इम्पोज कर सकती है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, generated, consumed, distributed, or sold by any authority established by Parliament of regulating or developing any interstate river or river valley। बट ऐसा कानून जो है ये इफेक्टिव होता है और शुड बी रिजर्व किया जाता है फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशंस और रिसीव हिज एजेंट। जब ऐसा कानून बनाया जाता है, ये कंसिडर तभी किया जाता है जब प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है और प्रेसिडेंट इसको कंसिडर करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू कैसे किया जाता है। टैक्स लीव्ड बाय द सेंटर एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। कौन से एरियाज हैं? स्टैंप ड्यूटीज ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट्स। Second, excise duties on medicinal and toilet preparations containing alcohol. The proceeds of these duties levied within any state do not form a part of the consolidated fund of India। ये प्रोसीड जो है इन ड्यूटीज़ की लीड की जाती हैं विद इन द स्टेट के अंदर, बट ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बन सकती, बट आर अप्रोप्रिएटेड बाय दैट स्टेट। वो स्टेट का अप्रोप्रिएट फंड बन जाता है। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो लीव्ड किए जाते हैं और कलेक्टेड बाय द सेंटर ही किए जाते हैं, लेकिन असाइन किए जाते हैं स्टेट को। वो कौन से हैं? टैक्स ऑन सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। जब इंटरस्टेट ट्रेड चलता है, यानी पंजाब और जम्मू कश्मीर, पंजाब हरियाणा, पंजाब उत्तर प्रदेश, उनके बिटवीन में जो टैक्स लीव्ड किया जाता है या इम्पोज किया जाता है वो सेंटर करता है, और कलेक्टेड भी सेंटर करता है, बट असाइन्ड उस स्टेट को किया जाता है। न्यूज़पेपर की जो सेल्स या ट्रेड या कंजप्शन की जाती है, उस एरिया पर कोई भी टैक्सेस इम्पोज नहीं किया जा सकता सेंटर द्वारा। और टैक्स ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ये नेट प्रोसीड्स ऑफ दीज टैक्सेस से जो are assigned to states in accordance with the principle laid down by the Parliament। Third is the taxes levied and collected by the center but distributed between the center and the states। ये कैटेगरी इंक्लूड्स होती है ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ की जो रेफर की जाती है यूनियन लिस्ट को। कुछ फॉलोइंग केसेस हैं उनके अलावा, वो कौन से हैं? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस मेंशन्ड अबव इन द लिस्ट, duties and taxes mentioned above in the first and second categories। Second, surcharges on taxes and duties। Third, any cess levied for specific purposes। ये तीन कंडीशंस हैं, these are the three conditions। इनके अलावा टैक्सेस और ड्यूटीज जो रेफर की जाती हैं यूनियन लिस्ट। The manner of distribution of that net proceeds of these taxes and duties is prescribed। कौन इसको prescribed करता है? By the president on the recommendation of the finance commissions। Finance commissions
इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जब ये रिकमेंडेशन देते हैं तो प्रेसिडेंट इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा ये प्रेस्क्राइब की जाती है। और नेक्स्ट है, जब टैक्स फॉर द पर्पज़ ऑफ सेंटर के लिए, यानी टैक्सेस लीव्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ सेंटर कब होता है? पार्लियामेंट कैन एट एनी टाइम लीवी द सरचार्जेस ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस। किसी भी टाइम पे पार्लियामेंट सरचार्जेस जो है ऑन ड्यूटीज़ पर लगाता है या फिर टैक्स मेंशन करता है अबाउ इन दी सेकंड एंड थर्ड कैटेगरीज। वो प्रोसीड्स जो सरचार्जेस से आते हैं वो सेंटर को जाते हैं एक्सक्लूसिवली। स्टेट का उसमें कोई भी, स्टेट हैव नो शेयर्स, कोई भी शेयर नहीं होता है इस सरचार्जेस के ऊपर। टैक्सेस लीव्ड, नेक्स्ट पॉइंट है, टैक्सेस लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय टैक्सेस लीव्ड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स। वो कौन से एरियाज हैं जहाँ टैक्स इम्पोज भी स्टेट करती है, कलेक्ट भी स्टेट करती है और रिटेन भी स्टेट रखती है? ये स्पेशल एरिया है। दीज आर द टैक्सेस एन्यूमरेटेड, जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट ही उसको रिटेन रखती है। उसको ना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है ना अदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है। वो कौन से हैं? जैसे फर्स्ट ये है लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, succession and estates duties in respect of agricultural land. Third is the taxes on lands and buildings, on mineral rights, on animals and boats, on road vehicles, on luxuries, on entertainments and on gambling. Fourth is the excise duties on alcohol, excise duties on alcoholic liquors for human consumption and narcotics. And the fifth, taxes on the entry of goods into a local area. and वो लोकल एरिया कौन से हैं? जैसे ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ न्यूज़पेपर के अलावा, न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट पे कोई स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती है टैक्सेस। ऑन कंजप्शन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जो खुद कंस्ट्रक्शन की हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने, उनकी सेल्स पर और उसको जो कंजप्शन किया जाता है पब्लिक द्वारा उसके ऊपर टैक्स इम्पोज करना स्टेट गवर्नमेंट का राइट्स अथॉरिटीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट से फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरीड बाय रोड और ऑन आइलैंड वाटर्स। आइलैंड वाटर्स जैसे साउथ इंडिया का पार्ट है वहाँ आइलैंड वाटर्स, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से या गुजरात के सम एरिया से कोस्ट लगता है, वहाँ पर भी टैक्स इम्पोज स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार रहता है। और क्या होता है फ्रेंड्स? टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस जैसे ट्रेड से, कॉलिंग से एंड एम्प्लॉयमेंट से, बट उन पे जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो पर एनम का सिर्फ 2500 रुपये किया जाता है और उसको 2500 से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता। कैपिटेशन टैक्सेस हैं, टोल्स है, स्टैंप ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सेप्ट दो स्पेसिफाइड इन द यूनियन लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट में है उनके अलावा। उसके बाद सेल टैक्स है, सेल टैक्स भी अदर देन न्यूज़पेपर जो एरिया है जो सेल होती है उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। या फीस ऑन द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, लेकिन एक्सेप्ट कोर्ट फीस के अलावा जो एन्यूमरेटेड स्टेट लिस्ट में उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू नेक्स्ट पॉइंट है। द सेंटर क्या करता है? रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर। नॉन टैक्स रेवेन्यू सेंटर का एरिया बहुत ज़्यादा मेजर है। वो कौन सा है? जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, रेलवेज, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड एस्चीट एंड लैब्स। इन एरियाज पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने का एरिया है ये, जहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इस पे नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है ये
स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये मेजर सोर्स है जहाँ से रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द मेजर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं ये: पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, रेलवेज, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड एक्सचेंज एंड लैब्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के कौन कौन से रिसिप्ट होते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉन रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू? वो है इरिगेशन, फॉरेस्ट्स, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड एक्सचेंज एंड लैब्स। नेक्स्ट है ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स। ग्रांट इन एड टू द स्टेट कब दी जाती, कब ये ग्रांट मांगी जाती स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? बिसाइड्स शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट के बिटवीन में जो टैक्स शेयरिंग के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ग्रांट इन एड के लिए स्टेट को फ्रॉम द सेंट्रल सोर्सेस। सेंट्रल सोर्सेस से जो ग्रांट्स मिलती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हुई है कि ये ग्रांट इन एड्स हर स्टेट को मिलनी चाहिए। वो कौन सी हैं? ये दो हैं, एक स्टैट्यूटरी ग्रांट्स होती है, एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होती है। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो है ये आर्टिकल 275 में आती हैं, डील करती हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, और ये एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि ग्रांट को दी जाए, यानी ग्रांट को मंजूरी दी जाए टू द स्टेट को विच आर द नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। जिस भी स्टेट को फाइनेंशियल की मदद चाहिए या असिस्टेंट चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं, और जो ग्रांट इन एड उनको मिलती है वो आर्टिकल 275 में डील करती है, और उसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते हैं। दैट इज़ द नीड ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट फ्रॉम द सेंटर। Also, different sums may be fixed for different states. हर स्टेट्स की ग्रांट्स हर स्टेट्स का डिफरेंट रहता है। ये सम जो होता है ये चार्ज किया जाता है, यानी ग्रांट इन एड कहाँ से दी जाती है, यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से देती है? जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है वो एवरी ईयर्स चार्ज किया जाता है, उस पर सम चार्ज किया जाता है और वहाँ से ग्रांट इन एड को मंजूरी दी जाती है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द जनरल प्रोविजंस, Constitution also provides for specific grant for the promotions of the welfare of the scheduled tribes in the states or for raising the level of administrations of the scheduled areas in a state, including the state of Assam. ये नहीं कि स्टेट ऑफ असम को एक्सक्लूड किया गया है, स्टेट ऑफ असम भी इंक्लूड है। और स्टैट्यूटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 में जो डील करती है, ये बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक के लिए दी जाती है, आर गिवन टू द स्टेट। किसके रिकमेंडेशंस पे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये ग्रांट इन एड एवरी स्टेट को दी जाती है। नेक्स्ट होती है फ्रेंड्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स वो ग्रांट होती है जो आर्टिकल 285 में डील करती है, और वो एम्पावर करती है बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स को टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पसेस, to make any grants for any public purposes, even agar if it is not within their respective legislative competence. Under this provision, center makes grant in aid to the, यानी सेंटर ग्रांट क्या करता है टू द स्टेट्स को, किसकी रिकमेंडेशन पर? प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर। अब फ्रेंड्स यहाँ प्लानिंग कमीशन नहीं आएगा, अब ये प्लानिंग कमीशन यहाँ पर एबॉलिश हो चुका है 1 जनवरी 2016 से। यहाँ पर नीति आयोग आता है, और नीति आयोग जो है जो अप्रूव देगा, जो रिकमेंडेशन देगा, वही ग्रांट इन एड जो है स्टेट को दी जाएगी। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है नीति आयोग, और नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और नीति आयोग जो भी रिकमेंडेशंस देगा उसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अब एवरी स्टेट्स को ग्रांट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। फ़र्क क्या है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स में? स्टैट्यूटरी ग्रांट्स दी जाती है एवरी स्टेट को, ये आर्टिकल 275 में डील करती हैं, और ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे दी जाती है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे मतलब
फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 से डील करता है। आर्टिकल 280 डील कर फाइनेंस कमीशन को डील करता है और वो रिकमेंडेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है कि स्टेट को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स होनी चाहिए और वो ग्रांट स्टैट्यूटरी ग्रांट्स उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड्स की जाती है एवरी स्टेट्स को। बट डिस्क्रिशनरी जो ग्रांट्स होती हैं वो भी हर स्टेट्स को दी जाती है। बट ये रिकमेंडेशंस पहले प्लानिंग कमीशन करता था, अब ये एबॉलिश हो चुका है और अब नीति आयोग इस पर डिसाइड करता है, रिकमेंडेशन बनाता है और वो यूनियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है और यूनियन गवर्नमेंट इसको ग्रांट स्टैट्यूटरी ग्रांट्स को, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करता है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग और ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो है फ्रेंड्स ये आर्टिकल 282 में डील करती है। आर्टिकल 282 इसको डील करता है। ग्रांट्स इन एड आल्सो नॉन एज, ये भी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ये ग्रांट्स जो होती हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, इसको हम ये ग्रांट जितनी भी ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स कहते हैं, इसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि सेंटर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव दीज ग्रांट्स एंड द मैटर लाइज विद इन इट्स डिस्क्रिशन। These grants have a two-fold purpose. कौन से two-fold purpose? To help the state financially to fulfill the plan targets, and second, to give some leverage to the center to influence and coordinate state action to effectuate the national plan. इन दो पर्पस के लिए ये भी दी जाती है। उसके बाद अदर ग्रांट्स होती हैं कुछ, जो ग्रांट्स ग्रांट इन एड यानी थर्ड टाइप बट फॉर ए टेम्परेरी पीरियड के लिए दी जाती है। वो कौन सी हैं? ये प्रोविजंस वाज मेड फॉर ग्रांट इन लिवी ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट के ऊपर एंड जूट प्रोडक्ट्स टू द स्टेट ऑफ असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को। दीज ग्रांट्स वर टू बी गिवन फॉर द पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द, जब कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट हुआ था उस दौर से एवरी 10 years के लिए ये ग्रांट्स दी जाती हैं। सिर्फ जहाँ जूट के प्रोडक्शंस होती हैं या जूट के प्रोडक्ट बनते हैं वो सिर्फ असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में जूट का सोर्स है और जूट का प्रोडक्ट वहाँ पर डेवलप होता है। उस पर्पज़ के लिए वो ग्रांट, स्पेशल ग्रांट दी जाती है। ये सम जो है चार्ज किया जाता है ग्रांट का कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से और दिया जाता है स्टेट को, इन 4 स्टेट्स को, और इसकी रिकमेंडेशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही करती है। और कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? दैट इज़ द फाइनेंस कमीशन। और इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन से आर्टिकल में डील करता है फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 280। द फैक्ट्स इज मस्ट बी रिमेंबर फॉर from objective point of view in civil services, a preliminary point of view or preliminary examinations. Also the facts will be valuable when you will sit in the mains examinations and write down the mains papers. So facts and analysis both are most essentials for the purpose of to qualify the civil service examinations. So remember all these things, my dear friends. So next हम कल डिस्कस करेंगे। सो टुडे लेक्चर इज़ ओवर एंड सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी CSE एस्पिरेंट्स इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो सब इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कॉन्सनट्रेट्स के साथ लेक्चर्स को लिसन करें और जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करें ताकि मैं उस जो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उसे रिपीट करके फिर दोबारा डिस्कस किया जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड मीट विद यू ऑन टुमारो। थैंक यू सो मच।